हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी एसएससी स्टेट पीसीएस के लिए। और इस पार्ट को हम लोगों ने कवर किया हुआ है तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री बुक में से, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है प्लस मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट है। फिर क्लास 12 की हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है। ओके, तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आपको तमिलनाडु हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अब मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिडिवल इंडिया का, जिसमें हम ऑलरेडी 2 डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो है स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में और लोधी डायनेस्टी के बारे में। ये 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, जो मोहम्मद गौरी के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट किया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या किया था, उन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन डाला था लेकिन कंप्लीट नहीं करा पाए थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनको लाख बख्श बोला जाता था। ठीक है, फिर उनके बाद आए थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आए थे जिन्होंने एक्चुअल फाउंडेशन डाली थी, दिल्ली सल्तनत की कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। इन्हीं के टाइम पे मंगोल इन्वेजन हुए थे, इन्होंने मंगोल्स से इंडिया के इन्वेजन को बचाया था। फिर इन्होंने रज़िया, इनकी जो बेटी थी, उनको नॉमिनेट किया था इनका सक्सेसर, लेकिन हो नहीं पाया था। और इल्तुतमिश ने एक और सिस्टम स्टार्ट किया था, चालीसा सिस्टम, जिसमें 40 एलीट नोबल हुआ करते थे जो हेल्प किया करते थे गवर्नमेंट को रन करने में। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया था। तो ये जो चालीसा थे उन्हीं के वजह से रजिया को उन्होंने सल्तनत का मालकिन नहीं बनने दिया था या रानी नहीं बनने दिया था, रूल नहीं करने दिया था। तो इनके इल्तुतमिश के बेटे थे रुकनुद्दीन, उनको बना दिया था। तो ये सारा कुछ चला था स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे। फिर जो लास्ट रूलर थे इसके बाद इन्हीं के बेटे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, उनको नोबल्स ने रूलर बनाया था। और उनको कौन गाइड किया करते थे? बलबन। ठीक है, तो दूसरी जो इल्बरी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी वो बलबन के टाइम पे हुई थी। बलबन ने जो पावरफुल चालीसा थे उनकी पावर को कंट्रोल किया था, सारे नोबल्स को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये जो नोबल्स थे वो सुल्तान से सुपीरियर हो रहे थे इस वजह से। तो बलबन का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट रूलर था कईकू बाड़ था स्लेव डायनेस्टी का, जिसको डिफ़ीट किया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने इनको डिफ़ीट करने के बाद खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो काफ़ी ओल्ड थे, 70 ईयर्स ओल्ड थे। अब इनके जो सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने इनको मार दिया था, मर्डर कर दिया था। और फिर इन्होंने दिल्ली सल्तनत अपने अंडर में ले ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए थे, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे, जिसमें 3 टाइप के मार्केट चलते थे। एक तो ग्रेन्स का मार्केट हुआ करता था, एक कॉस्टली गुड्स का मार्केट हुआ करता था, चौथा हॉर्स का मार्केट हुआ करता था, हॉर्स का मार्केट हुआ करता था, चौथा मिसलिनियस थिंग्स का मार्केट हुआ करता था। ये सारी चीज़ें की थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे। पहला तो यही किया था कि लिकर को बैन कर दिया था। दूसरा, कोई भी सेरेमनी या पब्लिक फंक्शंस नहीं होंगे। तीसरा, इंटर मैरिजेस विदाउट सुल्तान की परमिशन की नहीं होगी। तो ये सारे रिफॉर्म्स इन्होंने पास किए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। और दाग एंड हुलिया सिस्टम भी किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और ये सबसे इलिटरेट किंग हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, चलिए उसके बाद इनके सक्सेसर थे मुबारक शाह और खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह। अब अच्छा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने इनके टाइम पे भी वापस मंगोल अटैक होना स्टार्ट किए थे। और मंगोल अटैक को कंटेन करने के लिए नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ पे इन्होंने गाजी मलिक, इनका एक गवर्नर था, उसको रखा था, जिससे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को गार्ड कर सके। यही जो गाजी मलिक होता है वो क्या करता है? खुसरो शाह को हरा देता है वॉर में और अपनी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करता है जो है तुगलक डायनेस्टी। और इनका टाइटल लिया जाता है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे
वो गाजी मलिक ही थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की रक्षा करने के लिए भेजा था। तो देखो अब तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रही थी, तो 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रहेगी। इसके जो रियल फाउंडर थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक ने अपना जो इनके जो बेटा थे जोना खान, उनको वारंगल भेजा था, ठीक है, फाइट करने के लिए। ही डिफीटेड, उन्होंने वारंगल के जो राजा थे प्रताप बरूदा, उनको डिफीट कर दिया था। वहाँ से रिच बूटी कलेक्ट करके दिल्ली आ गए थे। तब गियासुद्दीन ने क्या किया था, तुगलकाबाद बनाया था नियर दिल्ली। अब गियासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे उलुग खान, जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बोला गया, इन्होंने क्या किया था, अपने ही पिता को मतलब गियासुद्दीन तुगलक को ट्रीचरसली मर्डर कर दिया था, मतलब धोखे से मार दिया था अपने फादर को, और थ्रोन को असेंड कर लिया था, और टाइटल क्या लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राइन स्टार्ट हुआ था 1325 से 1351। अतरंगी रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, देखेंगे हम कैसे। चलो देखो, ये बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर था इनका मिडिवल इंडिया में, क्योंकि इनके बहुत एम्बिशियस स्कीम्स थी, नोबल एक्सपेरिमेंट थे। नोबल एक्सपेरिमेंट मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत के साथ, तो इसके वजह से काफ़ी लॉस में भी गए। और इन नोबल एक्सपेरिमेंट के वजह से इनकी जो लाइफ थी वो मिजरेबल फेलियर्स बहुत सारे हुए। इतने एक्सपेरिमेंट किए कि वो फेल ज़्यादा हुए, ज़्यादा सक्सेसफुल वो नहीं हुए, ठीक है। इसके वजह से इनको बोला जाता है कि अपने टाइम से काफ़ी आगे चलते थे। ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे सारे रिलीजियस मैटर, इनको ये सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं था कि इनको सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही चलाना है या फिर सिर्फ मुस्लिम को ही प्रोपोगेट करना है, ये सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे। इनके टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना रखे थे, किसके साथ, इजिप्ट, चाइना, ईरान, मतलब बहुत दूर दूर की कंट्री के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रखे थे। उसके अलावा ही इंट्रोड्यूस बहुत सारे लिबरल और बेनिफिशियल रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे, बट सारे रिफॉर्म इनके क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। इस वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेलियर में कन्वर्ट हो गए थे। कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन थे इनके टाइम के, तो इसामी, बरानी, इब्न बतूता, ये सारे इनके कंटेम्प्रेरी टाइम के राइटर्स थे। लेकिन कोई भी राइटर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करेक्ट पिक्चर नहीं बता पाया कि उनकी क्या एक्चुअल पर्सनालिटी हुआ करती थी। बट मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तनत के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा लिटरेट थे, मतलब लिटरेसी में वो सबसे आगे थे। रिलीजियस लिटरेसी और फिलोसॉफिकल एजुकेशन इनको बहुत अच्छे से मिली थी। मतलब यही सिर्फ एक दिल्ली सुल्तनत के राजा थे जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे। सोचो, जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है उसके साथ क्या होता है, और जो अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत ही इलिटरेट था, उन्होंने कितने रिफॉर्म्स किए थे। देखो, अदरवाइज़ मत लेना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। उन्होंने अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर लिया था। कहाँ से, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चाहते थे, वो देवगिरी वांट टू मेक देवगिरी हिज सेकंड कैपिटल, माइट टू एबल कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर। देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये तो देखो, आप कल का एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। स्लेव डायनेस्टी का रूल था, इतना जो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, फिर बाकी पूरा का पूरा इल्तुतमिश ने बनाया था। और ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का पूरा वो था, रूल उनका हुआ करता था। तीसरा, ये अलाउद्दीन खिलजी इतने पे रूल किया करता था, और उनके जो मलिक कफूर थे वो साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन करके आए थे, ठीक है। अब ये आया मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम, ठीक है, ये पूरा इतना मोहम्मद। अब यहाँ दिल्ली से अब इनका जो इन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया था साउथ इंडिया को, इसलिए ये जो देवगिरी नामक प्लेस है ना, इसको ये अपनी कैपिटल बनाना चाहती थी। देखो, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देवगिरी कैपिटल है, इसको अपना कैपिटल बनाना चाहते थे। पहले वो कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। अब उनका देवगिरी शिफ्ट होने का रीज़न क्या था कि वो दिल्ली से ये पूरा फार साउथ तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ मिडिल में कहीं जाके रहने लग जाता हूँ, जिससे मैं इधर भी देख सकूँ और इधर भी देख सकूँ। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर लूँ, देवगिरी शिफ्ट कर लूँ, जिसका नाम दौलताबाद था, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा तो नॉर्थ में भी कंट्रोल रहेगा, साउथ में भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन अब देखो, इसका फेलियर क्या हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। देखो,
इन्होंने अपनी देवगिरी को सेकंड कैपिटल बनाया, जिससे वो साउथ इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर सके। 1327 में उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की, सारे हाउस होल्ड, उलेमा, सूफीज़ सबको दिल्ली से कहाँ ले गए, देवगिरी ले गए, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया, देवगिरी को दौलताबाद उसका नाम रखा, ठीक है। वैन देर जब भी कोई जिसने भी रेजिस्ट किया कि नहीं हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे, सुल्तान ने क्या किया, ऑर्डर्स निकाल दिए रूटलेसली और बोला कि सबको चलना ही पड़ेगा। लेकिन इतना लंबा दिल्ली से जो डिस्टेंस था देवगिरी का वो बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से बहुत हार्डशिप हुई, जो पॉपुलेशन दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हुई, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी ना 1500 किलोमीटर थी। इतने बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करने में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, इतनी राइगरस जर्नी की वजह से। समर का टाइम था। 2 साल बाद सुल्तान अब दौलताबाद पहुंच गए थे। वहाँ पे रहने के 2 साल बाद बोलते कि हम दौलताबाद छोड़ के वापस दिल्ली चलते हैं। तो जनता नाराज़ हो गई, ये क्या चल रहा है, पहले आप दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहे हो, वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, फिर आप वापस 2 साल बाद बोल रहे हो कि नहीं अब हम वापस दिल्ली चलते हैं। तो इस वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, ये क्या राजा है, ये क्या करता रहता है ऐसे करके, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो इनका फेल हो गया था। अब ये क्यों दौलताबाद से दिल्ली जाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये दौलताबाद में रहते हैं ना, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो वल्नरेबल हो गया था, वहाँ से अटैक बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। और जस्ट टेरेन की वजह से, क्योंकि विंध्याचल पर्वत है वहाँ पे, तो वहाँ से वो डायरेक्टली कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे दिल्ली को, ठीक है। इस वजह से उन्होंने फिर डिसाइड किया कि नहीं अब मेरे को वापस चलना चाहिए, साउथ की वजह से मेरा नॉर्थ इंडिया भी चला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ था इनके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, टोकन करेंसी का इनका एक्सपेरिमेंट था। 1329 से 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन करेंसी सिस्टम स्टार्ट किया था। क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गया था। इसके पहले सिल्वर टंका चला करता था, जो मैंने बताया था आपको, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था सिल्वर टंका, वो चला करता था। लेकिन 1329 से 1330 के बीच में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था सिल्वर का पूरे वर्ल्ड में 14th सेंचुरी में। तो कुबलई खान जो थे उन्होंने पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया था चाइना में, ठीक है। कुबलई खान जो चाइना में रूल किया करते थे, उन्होंने पेपर करेंसी स्टार्ट किया था। उन्हीं को देख के मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कॉपर कॉइन्स स्टार्ट कर दिए थे इंडिया में, ठीक है, जिसकी वैल्यू काफ़ी कम हुआ करती थी सिल्वर टंका कॉइन्स के कंपैरिजन में। बट उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो जो नए कॉइन्स थे कॉपर कॉइन्स, उनका क्या, कॉपर तो इजीली अवेलेबल था, तो उनका जो लोकल क्राफ्टमैन थे ना, वो भी फोर्जिंग करने लग गए थे। फोर्जिंग करना मतलब वो खुद अपने कॉइन बनाने लग गए थे, कॉपर कॉइन। तो इसके वजह से मार्केट में नकली करेंसी ज़्यादा आ गई थी, ठीक है, समझ रहे हो, नकली करेंसी ज़्यादा आ गई थी क्योंकि कॉपर तो ईजिली अवेलेबल था। तो इस चीज़ को वो रोक नहीं पाए थे। और गोल्ड स्मिथ बिगेन टू फोर्ज द टोकन कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। और जो गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे वो तो बहुत इजीली टोकन कॉइन्स बना पा रहे थे लार्ज स्केल पे। इसके वजह से जो नए कॉइन्स थे वो अब मार्केट में एक्सेप्टेबल ही नहीं थे, जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कॉइन्स बनाए थे। क्योंकि फेक करेंसी देखो, जब अभी हमारे यहाँ जैसे 2000 का नोट चलता है, वो करेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने, अगर उसी का सेम कॉपी हर कोई बनाने लगे, हर पेपर मिल बनाने लग जाए, हर किसी के घर में वो बनने लग जाए, सेम वैसा ही दिखे, तो क्या वो जो नई करेंसी उसकी कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। सेम वही हुआ यहाँ पे। सारे गोल्ड स्मिथ जो थे दिल्ली के और उनके रूल के टाइम पे, वो सब लोग कॉपर कॉइन को फोर्जिंग करने लग गए। तो इसके वजह से जो करेंसी थी उसकी वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है। फिर इसके वजह से उनको ये कॉपर कॉइन वाला सिस्टम बंद करना पड़ा। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी का सर्कुलेशन था वो बंद कर दिया, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जिसका भी ये सिल्वर कॉइन है वो एक्सचेंज कर देंगे। ही प्रॉमिस टू एक्सचेंज द सिल्वर कॉइन फॉर द कॉपर कॉइन। जो भी कॉपर कॉइन्स है उसके बदले में वो सिल्वर कॉइन्स देंगे। इसके वजह से मैनी पीपल एक्सचेंज द न्यू कॉइन्स बट द ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी। बहुत सारे लोगों ने एक्सचेंज किया लेकिन पूरी ट्रेजरी खाली हो गई, ठीक है। अब बरानी ऐसा बोलते हैं कि जो हीप ऑफ कॉपर कॉइन्स रिमेन लाइंग ऑन द रोड साइड इन तुगलकाबाद। इतने ज़्यादा कॉपर कॉइन फोर्जिंग हुई थी कि बड़े बड़े ढेर लग गए थे सारे रोड्स के किनारे पर कॉपर कॉइन्स के, ठीक है। तो अब देखो करेंसी को चेंज करेंगे, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही। जब उसकी एक्सचेंज में एक्चुअल करेंसी दी जाएगी तो ट्रेजरी तो खाली होगी, तो राजा की पूरी ट्रेजरी जो थी खाली हो गई। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट भी उनका क्या हुआ, फेल हो गया। पहला था
कैपिटल शिफ्ट की, दूसरा था करेंसी, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। तीसरा जो है अब उन्होंने टैक्सेशन लगा दिया दोआब में। दोआब मतलब गंगा यमुना के बीच वाला जो रीजन होता है वहाँ पे। अब ये दो एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि कैपिटल शिफ्ट करने में भी काफ़ी खर्चा हो गया, टोकन करेंसी में भी काफ़ी खर्चा हो गया। इसके वजह से एक तो ट्रीजरी भी खाली हो गई, दूसरा जो प्रेस्टीज थी सुल्तान की वो भी ख़राब हो गई। तो दोनों चीज़ें हो गई, प्रेस्टीज भी ख़राब हो गई और मनी भी वेस्ट हुई। अब इसको ओवरकम करने के लिए, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उनको ओवरकम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था वो इंक्रीज़ कर दिया। जो भी फार्मर्स थे दोआब में, दोआब मतलब लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर के बीच का जो दोआब है वो रीजन पे क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था तो वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव और आर्बिट्री स्टेप्स लिए गए फार्मर्स के द्वारा। सीवियर फेमाइन आ गया पूरे रीजन में। फेमाइन मतलब भुखमरी फैल गई, सारा का सारा रेवेन्यू जो था वो लोग राजा के पास जाने लग गया। इसके वजह से पीजेंट रिवोल्ट हुआ, जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे इतना सारा टैक्स, ये सब कुछ। फिर दे फ्लेड फ्रॉम द विलेजेस, बट मोहम्मद बिन तुगलक हार्श मेजर टू कैप्चर एंड पनिश देम, द रिवोल्ट वाज क्रस्ड। सारे के सारे जो फार्मर्स थे वो वहाँ के विलेज छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह जाने लग गए जहाँ पे टैक्सेशन कम हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको रोकने की कोशिश की, कैप्चर कर लिया, उनको पनिश किया और रिवोल्ट को क्रश कर दिया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। अब तीसरा वो क्या करेंगे, अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। सुल्तान ने रियलाइज़ किया कि एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स अगर मैं दूंगा तो एग्रीकल्चर प्रमोशन होगा उससे। कैसे, क्योंकि अगर मैं रिलीफ मेजर दूंगा तभी एग्रीकल्चर प्रमोट होगा और वही मेरी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे मेरा रेवेन्यू बढ़ाना है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है टक्काबी लोन्स, मतलब लोन्स फॉर कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चर लोन उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसको बोलते हैं टक्काबी लोन। जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट अलग अलग लोन फाइनेंस करती रहती है ना किसानों के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो ऐसे ही उसके अंडर उनको लोन मिलता है। ऐसे इन्होंने स्टार्ट किया था, वो था टक्काबी लोन्स, ठीक है, जो स्टार्ट किया था कल्टीवेशन के लिए, जिसमें फार्मर्स को सीड्स के खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे एंड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए इसमें लोन दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे। और एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया था इन्होंने एग्रीकल्चर का, जिसको बोलते थे दीवाने कोही। क्वेश्चन आता है दीवाने कोही क्या है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। फिर मॉडल फार्म अंडर द स्टेट वाज क्रिएटेड इन एन मॉडल फार्मिंग बनाया गया था, जैसे 64 स्क्वायर माइल्स के फार्म्स बनाए गए थे, फॉर विच गवर्नमेंट स्पेंड 70 लाख टंकाज, इतना 70 लाख रुपीज़ उन्होंने गवर्नमेंट ने उसमें लगाए थे 64 स्क्वायर माइल्स का फार्म हाउस बनाने के लिए। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो फिरोज शाह तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा था। मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने के लिए तुगलक डायनेस्टी में काफ़ी ज़्यादा काम हुए थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ही दीवाने कोही नाम की एक वो स्टार्ट किया था, जो किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब रिबेलियन क्या था, किसने रिबेल किया। अब देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आसपास के जो रूलर होंगे, गवर्नर होंगे, प्रोविंसेस होंगे, वहाँ के जो रूलर होंगे वो तो क्या करेंगे, रिबेल करेंगे ही करेंगे। अब जो क्या हुआ, लेटर पार्ट मोहम्मद बिन तुगलक का था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिबेल हुए थे। किसने रिबेल किया था, नोबल्स ने रिबेल किया, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने रिबेल किया। फिर जो रिबेलियन ऑफ हशन्स आर रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मदुरई सल्तनत। तो हसन शाह ने जो रिवोल्ट किया उसकी वजह से वो जीत गए रिवोल्ट में हसन शाह, और उन्होंने एक नई किंगडम बनाई, मदुरई सल्तनत, ठीक है, इस्टेब्लिश की। 1336 में क्या हुआ, विजयनगर किंगडम भी इमर्ज होकर आया, और 1347 में बहामानी किंगडम भी इस्टेब्लिश हो गई थी साउथ इंडिया में, ठीक है। ये दो किंगडम इस्टेब्लिश हो गई थी तो इनका साउथ इंडिया में रूल ख़त्म हो गया था। फिर अवध के गवर्नर ऑफ अवध, मुल्तान एंड सिंध, इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट। गुजरात में तागी करके रोज़ हो गए थे, तागी जो रूलर थे वो रोज़ हो गए थे, और उन्होंने भी सुल्तान के अगेंस्ट में रिबेल्ट कर दिया था। 3 साल इन लोगों ने एक दूसरे को चेज़ किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी 1351 में, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा इल हो गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी 1351 में। तो 1325 से 51 तक इनका टाइम चला था।
अब बदवानी जो थे उनके अकॉर्डिंग सुल्तान जो थी फ्री फ्रॉम दिस पीपल एंड पीपल फ्रॉम द सुल्तान, ना राजा लोगों के ऊपर हुक्म चलाता था ना जनता जो थी वो राजा के ऊपर हुक्म चलाती थी, मतलब दोनों एक दूसरे से फ्री थे, फ्रीडम थी उनके टाइम पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बरानी मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, वो पता नहीं क्या था, वो किसी को समझ में नहीं आया, वो ऐसा बरानी बोला करते थे। हिज राइन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स डिक्लाइन, उसका जब रेन स्टार्ट हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि डिक्लाइन होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही ऐसे किए थे। पहला ही एक्सपेरिमेंट उनका इतना खतरनाक था, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया, दूसरा टोकन करेंसी का जो सिस्टम उन्होंने लगाया, तीसरा टैक्सेशन बढ़ा दिया। ये 3 एक्सपेरिमेंट थे, ये आपको उसमें भी पूछे जाते हैं, अपने मीन्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं क्या क्या मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखो फिरोज़ शाह तुगलक आएंगे इनकी जगह 1351 से लेकर 1388 के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है 1355 में, फिर फिरोज़ शाह तुगलक आते हैं। ये हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग चूजन इन सुल्तान बाय द नॉबल्स। अब इनको एज अ सुल्तान किसने चूज़ किया था? नॉबल्स ने चूज़ किया था, ठीक है, याद रखना। वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था ना नोबल्स और सुल्तान वाला, फिर बलबन ने इनको कंट्रोल किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कंट्रोल किया था, तो ये वही नोबल्स हैं। नोबल्स मतलब टर्किश गवर्नर जिनको कोर्ट में रखा जाता था, सुल्तान के कोर्ट में। तो ये जो नॉबल्स थे ना, इन्होंने ही किसको अपॉइंट किया था? फिरोज़ शाह तुगलक को अपॉइंट किया था। ही अपॉइंटेड खाने जहान मकबल अ तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट एज वज़ीर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने खाने जहान करके एक तेलुगु ब्राह्मण को अपॉइंट किया था जो वज़ीर का काम किया करता था। वज़ीर मतलब प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर क्या करते थे? सुल्तान की हेल्प करते थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी प्रेस्टीज को मेंटेन करने में, सल्तनत की प्रेस्टीज को मेंटेन करने में, ठीक है। तो एक नया सिस्टम आया था वज़ीर का, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, जो सुल्तान की हेल्प किया करता था एडमिनिस्ट्रेशन में और सल्तनत की प्रेस्टीज को मेंटेन करने में, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री कैंपेन। अब इनके क्या क्या मिलिट्री कैंपेन हुआ करते थे? देखो, जब फिरोज़ शाह तुगलक ने अपना कंट्रोल लिया दिल्ली सल्तनत में, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, और जो भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा था दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से सब जगह रिवोल्ट होने लग गया था, तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था पूरी दिल्ली सल्तनत का। अच्छा, मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक का एक बार मैप में राइन बता देती हूँ कितना था। ये देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा रूल यहाँ से, ये साउथ इंडिया में यहाँ इतना रूल हुआ करता था, ठीक है। साथ में ये देवगिरी जहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था। अब इंडिपेंडेंट किंगडम देखो, ये नागपुर वाली जो किंगडम थी ये इंडिपेंडेंट हो गई थी, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट थी। फिर ये गुजरात में तगड़ी तोगी एक सेकेंड आप देख लीजिएगा क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ थोड़ा। तो ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का रूल हुआ करता था। ये देखो पूरा नॉर्थ साउथ इंडिया पूरा, फिर ये मदुरई बाद में अलग हो गया था, ये इतना इनका नहीं था, बाकी पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम हुआ करता था। ओके, ये तुगलक डायनेस्टी 1321 से 1398 के बीच में, फिर लोधी डायनेस्टी के टाइम पे डिक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या क्या मिलिट्री कैंपेन फिरोज़ शाह तुगलक ने किए थे? तो पहले तो वो अपनी नॉर्थ इंडिया को सेफगार्ड करना चाहता था। ही ट्राई टू सेफगार्ड हिज अथॉरिटी ओवर नॉर्थ इंडिया, और उसने रीअसर्ट किया था अपनी अथॉरिटी डेक्कन में और साउथ इंडिया में, ठीक है। नहीं सॉरी, उन्होंने अपनी पूरा का पूरा अथॉरिटी कहाँ की सेव करना चाहते थे? नॉर्थ इंडिया की करना चाहते थे। वो डेक्कन और साउथ इंडिया को नहीं कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर है, सारा एक साथ कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर उन्होंने 2 एक्सपेडिशन किए, एक तो बंगाल के लिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और बंगाल इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। मतलब अब दिल्ली सल्तनत में बंगाल नहीं आता था। किसके टाइम पे? फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे। फिर फिरोज़ लेटा कैंपेन अगेंस्ट द जाजनगर, मॉडर्न उड़ीसा के अगेंस्ट में किया, और वहाँ से ये बहुत सारी रिच बूटी कलेक्ट करके लेकर आए, टेम्पल्स को एक्वायर करके, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, सोना चांदी वो सब हुआ करता था। फिर ही मार्च अगेंस्ट नागारकोट, मेड इट्स रूलर टू पे ट्रिब्यूट, और उस ठीक है नागारकोट पर अटैक किया। फिर ड्यूरिंग दिस कैंपेन सुल्तान कलेक्टेड 1300 संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट। उनकी इस कैंपेन के ड्यूरेशन में उन्होंने 1300 संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट किए। कहाँ से? ज्वालामुखी टेम्पल से, ठीक है। ज्वालामुखी टेम्पल जो लाइब्रेरी थी वहाँ में 1300
1300 संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको कलेक्ट करके लेके आए और फिर उनको ट्रांसलेट किया कौन सी लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कौन से राजा ने ऐसा किया था, ज्वालामुखी टेम्पल से मैन्यूस्क्रिप्ट लिए थे, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, और उनको पर्शियन में कन्वर्ट किया था। फिरोज शाह नेक्स्ट मार्च अगेंस्ट द थत्ता इन द सिंध रीजन एंड क्रस्ड अ रिवेलियन देयर, और इन्होंने सिंध के ऊपर, तो इन्होंने 3 एक्सपीडिशन किए थे, एक तो बंगाल में पर वो फेल हो गया, फिर उड़ीसा में वो वहाँ का ज्वालामुखी टेम्पल इन्होंने लूट लिया था, फिर सिंध में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या क्या लेके आए, देखो जो फिरोज शाह तुगलक था उसका टाइम बहुत नोटेबल था एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने स्ट्रिक्टली एडवाइस फॉलो की थी उलेमास की एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए। वो नोबल्स को प्लीज्ड किया करते थे, मतलब नोबल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, वो जो बोलते थे वो मानते थे। और अश्योर द हेरिडिटरी सक्सेशन टू देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब नोबल्स को अलाउ कर दिया था कि आपके जो बेटे होंगे वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट कर दिया था नोबल में। फिर दस द इक्ता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो इट वॉज मेड हेरिडिटरी। अब जो इक्ता सिस्टम जो किसने स्टार्ट किया था, हमारे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने 40 वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, वही इक्ता सिस्टम, मतलब नोबल्स को प्लीज़ करने वाला जो सिस्टम था वो भी वापस से रिवाइव हो गया। साथ में इसको हेरिडिटरी बना दिया। उन्होंने हेरिडिटरी नहीं बनाया था, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि नोबल का बेटा ही नोबल बनेगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को हेरिडिटरी कर दिया था कि अब नोबल की जो प्रॉपर्टी है वो नोबल के बेटे के पास जाएगी और वो ही क्या बनेगा, नेक्स्ट नोबल बन जाएगा। तो हेरिडिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। एज पर द इस्लामिक लॉ ही लिवाइड द टैक्सेस, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स लगाए थे। जिजिया जो कि हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगता है वो स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, मतलब जितने भी हिंदूज़ हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरीगेशन टैक्स, पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरीगेशन टैक्स स्टार्ट किया था। तो किसने इरीगेशन और जिजिया स्टार्ट किया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। बट एट द सेम टाइम ही डग्ड इरीगेशन कैनल्स एंड वेल, इरीगेशन टैक्स तो लगाया था लेकिन साथ में इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की थी। लॉन्गेस्ट कैनल जो थी 200 किलोमीटर्स की फ्रॉम सतलज टू हांसी उन्होंने बनाई थी। एक और कैनल बनाई थी जो कहाँ से थी, यमुना एंड हिसार के बीच में थी। तो 2 कैनल बनाई थी, एक तो सतलज से हांसी के बीच में और एक यमुना से हिसार के बीच में। देयर वर अबाउट 1200 फ्रूट गार्डन्स इन्होंने बनाए थे अराउंड दिल्ली, यील्डिंग मोर रेवेन्यू, जिसकी वजह से रेवेन्यू, मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत काम किया। देखा आपने, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी काम किया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी काफ़ी काम किया है एग्रीकल्चर के ऊपर। फिर स्पेशल टैक्स लगाए गए थे 28 आइटम्स में, वॉज एबॉलिश्ड बाय द स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम्स वॉज एबॉलिश्ड बाय हिम सिंस दे वर अगेंस्ट द इस्लामिक लॉज। कुछ ऐसे 28 आइटम्स थे जिनके ऊपर स्पेशल टैक्स लगाए थे, उनको हटा दिया था क्योंकि वो इस्लामिक लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। और उसके अलावा उन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज डेवलप की, मतलब कारखानास बनाए थे जिसमें बहुत सारे स्लेव्स को एम्प्लॉय किया गया था। 300 न्यू टाउन स्टैब्लिश किए गए थे इनके टाइम पे। फेमस अमंग देम वाज द फिरोजाबाद नियर रेड फोर्ट, फिरोजाबाद जो था वो भी इन्होंने बनाया था, वो बहुत फेमस हुआ करता था, जो रेड फोर्ट दिल्ली के पास में है। नाउ कॉल्ड फिरोज शाह कोटला, अब उसको फिरोज शाह कोटला भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में है, जिसको आप अरुण जेटली स्टेडियम भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ये करंट में था अभी थोड़े दिन पहले जब अरुण जेटली की डेथ हुई थी। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है उसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। अब जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है लाइक जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इन सबको भी इन्होंने क्या किया था, रिपेयर कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक का राइम काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा हमारा ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किए थे उसके लिए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गार्डन्स बनाना, रेवेन्यू जनरेट करना, फिर नए टाउन्स बनाना, फिरोज शाह कोटला का वो किया था और रिपेयर किया था सारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को। अब इन्होंने भी एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसको बोलते थे दीवानी खैरात, जो क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडो, चैरिटी पर्पस के लिए किया था। जो जो भी ऑर्फन बच्चे होते थे उनको देखते थे और विडोज़ को के लिए हेल्प के लिए एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। फ्री हॉस्पिटल्स एंड मैरिज ब्यूरोज फॉर पुअर मुस्लिम्स वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड, मतलब सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम किया था। फिरोज पैट्रोनाइज द स्कॉलर्स लाइक बरानी एंड अफीफ, दो स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करते थे, याद रखना उनका, एक बरानी था और एक अफीफ था।
ही वॉज गाइडेड बाय, वो उलेमाज उनको गाइड करते थे. ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द शिया मुस्लिम्स एंड सूफी. इनटॉलरेंट थे ये, शिया मुस्लिम्स इनको नहीं पसंद थे. मुस्लिम के, अच्छा तुम लोग को पता हो तो मुस्लिम के 2 सेक्ट हुआ करते थे, एक शिया सेक्ट और एक सुन्नी सेक्ट. इनका हमेशा आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है. जो सेंट्रल एशिया, मतलब मिडिल ईस्ट एशिया जो है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आधी पॉपुलेशन शिया है और आधी पॉपुलेशन सुन्नी है, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो थे फिरोज शाह तुगलक वो सुन्नी मुस्लिम्स थे, इसलिए ये जो शिया मुस्लिम और सूफीज़ हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में थे. और हिंदूज़ को ये 2nd ग्रेड सिटीजन्स बोला करते थे और उनके ऊपर जिजिया लगाया करते थे. ठीक है. इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज, एक सेकेंड, इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज द प्रीकर्सर ऑफ द सिकंदर लोदी एंड औरंगज़ेब. जैसे औरंगज़ेब और सिकंदर लोदी थे ना बहुत ज़्यादा क्रूअल, तो ये उनका मतलब ये उनका ही रोल था. इन्हीं के पद चिन्हों पर वो चले थे, सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब. तो सबसे पहले जो हिंदूज़ के अगेंस्ट में जो टैक्स वगैरह लगाना और उनको 2nd ग्रेड सिटीजन्स बोलना, ये किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक. लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे ऑर्फनेज बनवाना, उनके लिए टैक्स फ्री सिस्टम चलाना, ये सारी हॉस्पिटल्स बनवाना, मैरिज ब्यूरो बनवाना. तो मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा टॉलरेंट थे और हिंदुओं के लिए काफ़ी क्रूअल हुआ करते थे. Also, he increased the number of slaves by capturing and defeated soldiers and young persons. उन्होंने बहुत सारे slaves अपने उनके टाइम पर हुआ करते थे. In his regime, the number of slaves had increased to 1,80,000. उनके टाइम पे जो slaves के नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे. 1,80,000 slaves हुआ करते थे. जब फिरोज़ की डेथ हुई 1388 में, द स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द सुल्तान एंड द नोबल स्टार्टेड वंस अगेन. अब वापस से सुल्तान ज़्यादा सुप्रीम है या नोबल ज़्यादा सुप्रीम है, उनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई. ठीक है. His successor had to face the rebellion of slaves created by फिरोज. अब देखो स्लेव्स तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी, वो भी एक स्लेव हुआ करते थे, मोहम्मद गौरी. तो जैसे ही राजा मरता है तो जो स्लेव्स होते हैं ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही अब इन्होंने इतने सारे स्लेव्स बना लिए थे फिरोज शाह तुगलक में, तो जब इनकी डेथ हुई, उनके जो सक्सेसर है उनको ये सारे जो स्लेव्स थे उनसे रिबेलियन फेस करना पड़ेगा. इन दी फॉलोइंग ईयर्स द दिल्ली सल्तनत, इसके वजह से दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिसइंटीग्रेट होने लग गई. बहुत सारे प्रोविंसेस जैसे मालवा, गुजरात, ये सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. साथ में उसी टाइम पे अब कौन सा इन्वेजन होगा? तिमूर इन्वेजन होगा. तो याद रखना, स्लेव और खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे मंगोल इन्वेजन हुआ था और तुगलक के टाइम पर कौन सा इन्वेजन हुआ था? टी फॉर तुगलक और टी फॉर तिमूर. तो तिमूर इन्वेजन स्टार्ट हो गया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे. 1398 में तिमूर इन्वेजन स्टार्ट हो गया था. इस वजह से और ज़्यादा कंडीशन वर्सेंड हो गई थी इंडिया की. जब तिमूर एंटर किए थे दिल्ली में, देयर वाज नो अपोजिशन, कोई अपोजिशन ही नहीं था क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ही नहीं बचा था. He sacked Delhi for 3 days, murdering thousands of people and looting enormous wealth. उन्होंने 3 दिन तक, तिमूर इन्वेजन जो हुआ था, तिमूर ने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को मारा, मर्डर किया, जो भी वेल्थ थी, पैसा था, सब लूट के ले गए. He withdrew from India in 1399. फिर 1399 में उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया. एंड हिज इन्वेजन इनफैक्ट डिलीवर्ड अ डेथ ब्लो टू द तुगलक डायनेस्टी. और उन्हीं के इन्वेजन के वजह से जो तुगलक डायनेस्टी थी वो दिल्ली में बिल्कुल ख़त्म हो गई. समझ में आया क्या हुआ? जो तुगलक डायनेस्टी थी वो क्यों ख़त्म हुई? एक तो बहुत ज़्यादा स्लेव्स बढ़ गए थे. पहला तो स्लेव्स, बहुत नंबर ऑफ स्लेव्स बहुत ज़्यादा थे. कोई अच्छा सक्सेसर नहीं था, स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो था तिमूर इन्वेजन. ठीक है. तिमूर इन्वेजन की वजह से पूरा का पूरा तुगलक डायनेस्टी क्या हो गया? ख़त्म हो गया. अब स्टार्ट होगा सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451. अब ये सैयद डायनेस्टी जो थी वो तिमूर की वजह से आएगी. अब देखो क्या होगा. जब वो इंडिया से जा रहे थे तिमूर, तब उन्होंने क्या किया था? तिमूर अपॉइंटेड खिज्र खान एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान. उन्होंने क्या किया था? मुल्तान का गवर्नर बनाया था खिज्र खान को. उन्होंने क्या किया था? ये खिज्र खान जो थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1414. तो खिज्र खान ने ही सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की थी 1414 में. और उन्होंने ट्राई किया था कि वो दिल्ली सल्तनत को वापस से कंसोलिडेट कर लें, बट उनकी डेथ हो गई 1421 में. 1421 में उनकी डेथ हो गई. और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन. उनके सन का नाम था मुबारक शाह. Muhammad Shah who succeeded him was always busy against the conspirator and gradually lost control over his nobles. अब देखो
पहले जो आए थे वो खिज्र खान, ये तिमूर ने गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कोई सक्सेशन नहीं हुआ यहाँ पे। खिज्र खान जो थे तिमूर के गवर्नर थे, जो मुल्तान में बनाए गए थे। फिर इनको सक्सीड किया था मुबारक शाह ने, फिर उनको सक्सीड किया मोहम्मद शाह ने। लेकिन मोहम्मद शाह जो थे हमेशा कॉन्स्पिरेसी में ही इन्वॉल्व रहे, तो इसकी वजह से उनका नोबल्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया। फिर आए बहलूल खान लोधी, डोमिनेटेड एवरीथिंग, जो सारी सैयद डायनेस्टी थी उसको डोमिनेट कर लिया बहलूल खान लोधी ने। मोहम्मद शाह की डेथ हो गई 1445 में और उनको सक्सीड किया आलम शाह ने। उनके जो बेटे थे आलम शाह, उन्होंने सक्सीड किया। 1445 से 1451 तक उनका रूल रहा। तो ये सबसे वीकेस्ट सैयद प्रिंस थे। अभी तक के जितने सैयद प्रिंस हुए इसमें सबसे वीकेस्ट ये थे। और उन्होंने जो अपना थ्रोन था वो किसको दे दिया, बहलूल लोधी को दे दिया, और वो बदाऊं लौट गया। अच्छा बताती हूँ कहाँ पर आता है, एक सेकेंड है किसी, तो ये देखिए, ये यहाँ लौट गए थे बदाऊं। समझ में आया क्या हो रहा है। तो तुगलक के टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर था। फिर फिरोज शाह तुगलक सिर्फ साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, साउथ इंडिया उन्होंने छोड़ दिया था। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद तिमूर इन्वेजन होने लग गए थे। तो तिमूर इन्वेजन में मुल्तान, ये जो मुल्तान है ना, यहाँ के जो गवर्नर थे खिज्र खान, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया और यहाँ तक ही रूल कर पाए थे। बहुत छोटी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी का मैप है ही नहीं, क्योंकि सैयद डायनेस्टी के टाइम पे कोई रूल ही नहीं था। दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। सिर्फ मुल्तान के जो रूलर थे वहीं से वो लोग रूल किया करते थे। वो नो मोर कोई ऐसी दिल्ली सल्तनत में, बस जस्ट वो सक्सेशन था, इस वजह से उसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। हालांकि कोई सल्तनत जैसा कुछ था ही नहीं सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। अब फिर आएंगे लोधीस, बहलूल लोधीस। 1451 से 1526 तक इनका रूल चलेगा। लोधीस जो थे उन्होंने सैयद को सक्सीड किया था। ये जो लोधीस हुआ करते थे, बहलूल लोधी, वो टर्क नहीं थे, वो अफ़गान थे। कौन थे? अफ़गान हुआ करते थे, जो अफ़गानिस्तान से आए थे। बहलूल लोधी जो थे वो फर्स्ट अफ़गान रूलर थे। बाय हिज प्रेडेसेसर वर ऑल टर्क्स, मतलब कि जो स्लेव्स, जैसे स्लेव डायनेस्टी जिसने स्टार्ट की थी, खिलजी जो थे, तुगलक्स जो थे, और सैयद जो थे, ये सारे लोग कौन थे? टर्क हुआ करते थे, टर्किश गवर्नर्स थे ये, ठीक है। कि हमने देखा था जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी कौन थे? टर्किश गवर्नर थे, उन्हीं के गवर्नर हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सारे जो थे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, ये सारे टर्क्स हुआ करते थे, टर्किश गवर्नर थे। लेकिन जो लोधीस थे ना, वो सबसे पहले अफ़गान रूलर्स हुआ करते थे। ये अफ़गान से आए थे। इनके सारे प्रीडेसेसर जो थे वो सारे टर्क्स थे। इनकी डाइड इन 1489 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको किसने सक्सीड किया था? सिकंदर लोधी ने सक्सीड किया था। अब जो सिकंदर लोधी का टाइम था वो 1489 से 1570 तक था। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 लोधी सोवरन्स, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे। 3 जो लोधी किंग्स आए थे उनमें सिकंदर लोधी जो थे वो सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। इनके अंदर में सारा का सारा बिहार इनके कंट्रोल में आ गया था। बहुत सारे जो राजपूत चीफ थे उनको डिफीट कर दिया था। बंगाल को अटैक किया था और फोर्स्ड इट्स रूलर टू कंक्लूड अ ट्रीटी विद हिम, मतलब बंगाल इनके अंडर में आ गया, बिहार इनके अंडर में आ गया था। फिर पंजाब से बिहार तक इनका पूरा एम्पायर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। देखो मैं लोधी डायनेस्टी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पंजाब से लेके बिहार तक ये पूरा अब किसके अंदर में आ गया? लोधी डायनेस्टी। तो वापस से दिल्ली सल्तनत बनने लग गई थी, ठीक है। अभी जो सैयद के टाइम पे था तो वहाँ पे कोई दिल्ली सल्तनत जैसा कुछ नहीं बना था। तो लोधीस के टाइम पे पंजाब से बिहार तक इनका रूल हुआ करता था। फिर इसके बाद ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत अच्छा था। रोड्स वर लेड एंड मैनी इरीगेशनल फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर, इरीगेशन रोड्स बनाई थी इन्होंने, इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी थी, जिसके वजह से पीजेंट्री को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। डिस्पाइट कुछ लॉडेबल क्वालिटीज़ ही वॉज अ बायगॉट, ही डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू टेम्पल्स। इतनी ये कुछ अच्छी चीज़ें की थी तो कुछ बुरी चीज़ें भी उन्होंने की थी। जैसे हिंदू टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हिंदूज़ के ऊपर लगाए थे। येट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट लोधी सुल्तान हु मेड द सल्तनत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो कुछ अच्छी चीज़ें की थी लोधी ने और कुछ अच्छी बुरी चीज़ें की थी। जैसे मुस्लिम्स के लिए अच्छा किया था और हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं किया था, हिंदुओं के टेम्पल वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग रूलर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने पूरी जो दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो गई थी उसको वापस से एक सल्तनत बनाया था, एक एरिया अपने अंडर में ले लिया था, पंजाब से लेके बिहार तक का।
अब सिकंदर लोदी जो थे उनको, उनके जो एल्डेस्ट सन थे इब्राहिम लोदी, उन्होंने सक्सीड किया था। बट जो इब्राहिम लोदी था ना, उसके वजह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप के थे। उन्होंने नोबल्स को ओपनली कोर्ट में ह्यूमिलिएट किया करते थे, उनको बेइज्जती कर देते थे, ह्यूमिलिएट किया करते थे। इसके वजह से जो नोबल्स थे उन्होंने ही रिवोल्ट कर दिया था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। अब उनके जो खुद के अंकल थे अलाउद्दीन, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था। फिर दौलत खान लोदी जो पंजाब के गवर्नर थे, उनको भी इन्होंने इंसल्ट किया था। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? दौलत खान लोदी की इंसल्ट की। इसके वजह से डिसअफेक्शन बिटवीन किंग एंड कॉर्टियर बिकेम वेरी कॉमन। मतलब राजा और जो कोर्ट में लोग रहते थे, मतलब कोर्ट में जो नोबल्स हुआ करते थे, उनको काफ़ी इंसल्ट किया करते थे। इस वजह से काफ़ी बेकार माहौल बन गया था। तो ग्रेटली डिसप्लीज्ड बाय द एरोगेंस ऑफ इब्राहिम, ये बहुत ज़्यादा डिसप्लीज़ करती थी, बहुत एरोगेंट बिहेवियर था इब्राहिम का। इसके वजह से दौलत खान लोदी जो थे, जो गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, उन्होंने बाबर, जो कि मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करेगा इंडिया में, उस बाबर को इनवाइट किया। किसने? दौलत खान लोदी ने। अब बाबर मार्च्ड अगेंस्ट दिल्ली एंड डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी। अब बाबर ने क्या किया? दिल्ली के ऊपर अटैक किया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उस टाइम में एक फर्स्ट बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इसी के वजह से क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई थी और मुग़ल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हो गया था। तो अफ़गान किंगडम लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स। तो जो अफ़गान रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो सिर्फ 75 ईयर्स तक ही रहेगा। चलिए हम देखेंगे हमने क्या क्या सीखा। पहले तो सीखा दिल्ली सल्तनत का रूल कहाँ से कहाँ तक था। 1206 से 1526 तक था। कौन कौन से रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर इल्तुतमिश थे, फिर रज़िया आइन थी और एक बलबन आए थे, जिन्होंने बहुत नोबल्स को अपनी पोजीशन दिखा दी थी, सुल्तान को सुपीरियर बनाया था, रोड सेफ्टी पे बहुत काम किया था, पूरे जो भी रोबर्स थे उनको कैप्चर कर लिया था, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें की थी। मंगोल का इन्वेजन हो रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, वो उनका बेटा उसमें मर गया था। इसके वजह से फिर खिलजी डायनेस्टी आएगी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ज़्यादा मिलिट्री अचीवमेंट्स थे। पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक, पूरा नॉर्थ इंडिया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। मंगोल को कंटेन कर दिया था वहीं पे। उसके अलावा उनके जो मलिक कफूर थे, वो साउथ इंडिया से बहुत सारी रिच बूटी कलेक्ट करके लाए थे। एक्सपीडिशन हुए थे, साउथ इंडिया एक्सपीडिशन। फिर आई थी तुगलक डायनेस्टी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स हुआ करते थे, जिन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला कैपिटल शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। दूसरा टोकन करेंसी उन्होंने स्टार्ट की थी। और तीसरा टैक्सेशन इन दुआब। ये 3 एक्सपेरिमेंट किए थे जो तीनों फेल हो गए। और इन्होंने लेकिन एक अच्छी चीज़ की थी, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। और दूसरा टक्कावी लोन्स, जिसमें वो सीड्स खरीदने के लिए लोन्स दिए जाते थे। तो ये 2 चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। फिरोज शाह तुगलक, ये इनके टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था। इन्होंने साउथ इंडिया को नहीं, नॉर्थ इंडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। इनके टाइम पे नोबल्स हेरिडिटरी हो गए थे, नोबल्स को बहुत ज़्यादा प्लीज़ किया करते थे फिरोज शाह तुगलक। साथ में इन्होंने भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया था, लेकिन इन्होंने कुछ हिंदूज़ के लिए अच्छा काम नहीं किया। जैसे जजिया टैक्स इन्होंने लगाया, इरिगेशन टैक्स इन्होंने लगाया, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये सारा हुआ था फिरोज शाह तुगलक के बाद स्लेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दूसरा तिमूर इन्वेजन हो गया था तुगलक के टाइम पे, तिमूर इन्वेजन हो गया था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत पूरी ख़त्म हो गई। फिर तिमूर ने अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया था खिज्र खान मुल्तान में। उन्होंने फिर सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की थी इंडिया में। लेकिन खिज्र खान, मतलब ये जो सैयद डायनेस्टी थी, वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाई थी। खिज्र खान के बाद जो लास्ट रूलर हुआ करते थे सैयद डायनेस्टी को, उनको डिफीट करके आए थे लोदी। तो लोदी में पहले आए थे बहलोल लोदी, दूसरे आए थे सिकंदर लोदी। ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने वापस से पूरी दिल्ली सल्तनत को रिवाइव किया था, पंजाब से लेके बिहार तक। लेकिन इनके जो बेटे थे इब्राहिम लोदी, इनके वजह से क्या हो गया था, इब्राहिम लोदी के वजह से पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, और फिर मुग़ल एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा कि कौन कौन से रूलर आए थे, कौन कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। इसके देखिए MCQs अगर आप
नहीं भी सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो एटलीस्ट इस बुक में जो MCQs है वो सारे सॉल्व कीजिए। ये यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन इन राइटिंग। आपकी अगर आप एक अटैम्प्ट कीजिए, आप अटैम्प्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे वो फ़ोटो भेज सकते हैं आपने कैसे लिखा है, तो मैं अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर किसी को मैंने जो ये राइटिंग प्रैक्टिस की थी अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना आज के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार 2 बार लेक्चर देखिएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें स्टिक होंगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बुक में से चैप्टर रीड कीजिएगा। अगर आपके पास तमिलनाडु की बुक नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके मैंने लिंक दी हुई है PDF की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले के जो भी लेक्चर्स आपको देखते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर जाके डायरेक्टली प्ले लिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।